देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक आय ये है तो परिवार की मासिक बचत दे रखी है, अच्छा बचत दे रखी है तो परिवार की मासिक आय ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, एकदम आसान सवाल है, आप बहुत इजीली इसे कर सकते हैं अगर आप ध्यान देकर करेंगे तो। देखिए एक फैमिली है, उसकी आय और खर्च का अनुपात, यहां दो चीजें सीख लें। सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखें, क्या सीखना है कि कहीं भी इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। इन दो चीजों में ही किसी आदमी की इनकम जाएगी। जैसे मान लो कल को आप जॉब लग जाओ या नहीं लगो, आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्निंग करके लाओगे, कमा के लाओगे, तो वो दो जगह ही बटेगी, या तो खर्च हो जाएगी या बच जाएगी। दोनों चीजें, इन तीनों में से कोई दो दे देना तो तीसरी निकाली जा सकती है आराम से। इन तीनों चीजों में से अगर कोई दो भी चीजें हमें दे देना तो तीसरी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे मान लो कोई आदमी 50 रुपए खर्च करके 30 रुपए बचा लेता है तो कमाता क्या है? 50 रुपए खर्च कर दिए, 30 बच गए, कमाए क्या थे? 80। जोड़ देंगे ना 50 + 30। कोई आदमी 150 रुपए कमाकर 50 खर्च कर दिए, बचे कितने? 150 रुपए कमा के 50 खर्च कर दिए, 100 रुपए बच गए। किसी आदमी ने, एक बात बताओ, किसी आदमी ने 200 रुपए कमा के और उनमें से 150 रुपए बचा लिए तो खर्चा क्या किया? 50 रुपए। कुल मिला के इन तीनों चीजों में से, मतलब एक प्रकार से अगर हम देखें तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं क्या कि आय बराबर, इनकम का मतलब होता है आय, आय बराबर खर्च प्लस बचत होगा। आय बराबर खर्च प्लस क्या होगा? बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये सीधा सीधा फंडा रहेगा। अब देखते हैं उस सवाल को। आपसे कहा गया कि किसी परिवार की आय और खर्च का अनुपात, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात 14:11 दे रखा है, और हमने पहले से ही इस चीज को सीखा है कि जो अनुपात है उसी को वैल्यू मान लो। जैसे ये परिवार कमाता क्या है? खर्च क्या किए, तो बच गए कितने? और 3 को सवाल में क्या कह रहा है? सेविंग दे रखी है 13,500। बोलो क्लियर? दोबारा सुने, परिवार ने कमाए कितने, खर्च कितने किए, बच गए कितने, और 3 को सवाल में क्या मानना है? 13,500 मानना है। 3 को क्या पूछा है? आय पूछी है, मतलब 14 का मान पूछा है। वो तब बताएंगे जब एक की वैल्यू निकाल के गुणा कर दें। तो पहले एक की वैल्यू निकाल लो। 3 एकम 3 चौक 12, 3 पंजे 15, एक की वैल्यू कितनी? 4500। तो इस 14 की वैल्यू गुणा में क्या कर दें? 4500। बताओ क्या आंसर आया? 63,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल, नोट कर। नेक्स्ट करिए आप। ये देखिए, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 11 और 7 है, बचत 2460 रुपए है, तो आय ज्ञात करो।
देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है कमाई और खर्चे का। बताओ कमाई और खर्चा किस अनुपात में है? 11:7। हम ये समझेंगे कि आदमी कमाता 11 है और खर्चा क्या करता है, तो उसने बचा लिए ना बाकी, तो कितने रुपए? 4 रुपए बचा लिए। और 4 को सवाल में क्या कह रहा है? 2460 समझ के चलो। तो एक का मतलब 4 एकम 4, 2 में भाग नहीं गया तो 6 चौक 24, 4 एकम 4, 5 चौके 20। एक का मतलब कितना हुआ? 615। तो जो भी इनकम है इसको 615 से गुणा कर दो। बताओ क्या आंसर आया? 6000। ये आपका आंसर आ रहा होगा। अगर इस जगह आपसे ये पूछे कि एक्सपेंडिचर बताओ, तो फिर एक्सपेंडिचर से गुणा करके बता देंगे। जो भी मान आपसे पूछा जाए हमें उस मान की कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट, दो आदमी हैं, इनकी आय का अनुपात 4 और 5 है, खर्च का अनुपात 2 और 3 है। यदि प्रत्येक 3600 रुपए बचा लेता है तो प्रत्येक की आय बताओ। जब दो अनुपात ऊपर हो, दो अनुपात नीचे हो और बचत भी दे रखी हो तो शिफ्टिंग मेथड लग जाएगा। क्या किया करते थे हम शिफ्टिंग मेथड में? सबसे पहले जो भी दो लोग हैं, मान लो ए और बी, मान लो मैं, इनकी इनकम का रेशियो लिखूंगा। बताओ कितना? 4 और 5। फिर इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखूंगा, खर्चे का रेशियो लिखूंगा। कितना बताओ? 2 और 3। बताओ ये भी 3600 रुपए बचाता है और ये भी 3600 रुपए बचाता है। हम क्या करते थे? शिफ्टिंग मेथड या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाते थे। यहाँ ऊपर वाले पेयर को तिरछा गुणा और नीचे वाले पेयर को तिरछा गुणा। तो तिरछा गुणा करेंगे तो 4 तिये 5 दूनी, नीचे गुणा करेंगे 36 का 2 गुना, 36 का 3 गुना। तो अंतर कितना आ गया? 3600 का ही अंतर आ गया। 2 गुना और 3 गुना में 1 गुने का अंतर है। तो ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है। तो 2 को क्या समझे हम? 3600। अगर आप 2 को 3600 समझ रहे हो तो 1 को क्या समझोगे? 1800 समझोगे। बोलो क्लियर। अगर 1 को 1800 समझ रहे हो तो 4 को क्या समझोगे? 18 चौक 72, 7200, 7200। और 5 को क्या समझोगे? 18 पंजे 90, 9000। ये हमारा आंसर आएगा। बोलो क्लियर। फिर समझिए, पहले इनकम का रेशियो, फिर एक्सपेंडिचर का, और जो बचाते हैं वो यहाँ लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वालों का अंतर नीचे वालों के अंतर के बराबर। तो 2 के बराबर 3600, 1 का 1800, 4 का मान। इनकम बतानी थी तो इन्हीं अनुपातों से उत्तर देना है। 4 का मान और 5 का मान। इसके वो दो तरीके और हो सकते हैं जो मैंने अभी संख्याओं वाले सवाल में बताए थे ना, एक्स मेथड और एक और मेथड। बाकी वो कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका कभी भी फेल नहीं होता है। नोट करिए। नेक्स्ट, आय दे रखी है, बचत दे रखी है, खर्चा दे रखा है। क्योंकि आय पूछी है।
देखिए वही मेथड लगाएंगे। दो लोग हैं पी और क्यू, और इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 3 और 4, और इनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें कितना, 2 और 3। बताओ क्या बचाते हैं ये, प्रत्येक 200, तो दोनों के लिए 200 लिखेंगे, दो बार नहीं दिया हुआ है, प्रत्येक लिख दिया मतलब दोनों ही 200 200 करते हैं। 3 का 3 गुना, 4 का 2 गुना, अंतर कितना, 1 का, नीचे गुणा करो, 200 का 2 गुना, 200 का 3 गुना, तो अंतर कितना आ गया। तो आपके 1 को 200 समझा जाए सर, किसकी आय पूछी, क्योंकि जिसकी पूछी उसी की बताएंगे, ज्यादा परोपकारी नहीं बनेंगे। क्योंकि आय मेरे अकॉर्डिंग 4 रुपए, लेकिन मेरे 1 का मतलब कितना है 200, तो 4 का मतलब क्या हुआ 800 रुपए की कमाई करता है क्यों। नेक्स्ट करिए। आय खर्च बचत दे रखी है। देखिए दो लोग हैं ए और बी, मान लिया मैंने, इनकम का रेशियो दे रखा है 4 और कितना 5, एक्सपेंडिचर का रेशियो बताओ कितना 7 और 9, प्रत्येक कितने थे बचाते हैं 50 50, गुणा करेंगे 9 का 4 गुना, 7 का 5 गुना, अंतर कितना 1 का, नीचे 50 का 7 गुना, 50 का 9 गुना, तो अंतर 50 का 2 गुना, 50 का 2 गुना कितना होता है, सीधा लिखा करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, एक को 100 समझ के चलना है। क्या पूछा, दोनों की आय बताओ, एक को 100 समझना है तो 4 को क्या समझेंगे 400, 100 से गुणा कर देंगे जो 1 का मान है, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 500, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस किस का आ गया, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट। दो व्यक्तियों की मासिक आय 1:2 है, वह उनका खर्च एंड देयर एक्सपेंडिचर, उनका खर्च यहाँ 1:3 है, तथा प्रत्येक 4,000 रुपए बचाता है, तो उनकी आय ज्ञात करो।
देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 1 और 2। एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो आगे दे रखा है 1 और 3। और कितने ते रुपए बचाते हैं, 4000 रुपए बचाते हैं। 3 का 1 गुना कितना होगा, 2 का 1 गुना, अंतर कितना 1। नीचे वालों को गुणा करो, 4000 का 1 गुना, 4000 का 3 गुना, तो अंतर 4000 का 2 गुना, और 4000 का 2 गुना कितना, तो आपके 1 की वैल्यू 8000 समझो। 1 की वैल्यू 8000 समझेंगे तो किसकी आय पूछी है, दोनों की, उनकी। तो 1 को तो क्या समझेंगे और 2 को क्या समझेंगे, मतलब 1 की वैल्यू को गुणा कर देंगे, जो भी मान होगा, जो भी पूछेगा उससे गुणा कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया था, नेक्स्ट करो। ए और बी की आय दे रखी है, व्यय दे रखा है, पैसे दे रखे हैं, बचत अलग अलग, एक ही आय पूछी है। देखिए ए और बी की आय का अनुपात 4 अनुपात कितना है, 5। एक्सपेंडिचर उनके खर्चे का अनुपात, ये तो इनकम था, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3। और ये कितने ते रुपए बचाते हैं, तो बचत कितने ते की करते हैं, 7200 और 6000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिये, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ करेंगे तो 6000 का 2 गुना 12000, और यहाँ इसका 3 गुना, तो इस बार करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 7 3 21, 21600। ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर होता है, तो ऊपर का अंतर कितना और इनका अंतर कितना, 9600। तो आपके 2 को 9600 समझो, 2 को कितना समझे, 9600। केवल आय किसकी पूछी है, मान किसका बताना है, 4 का। सामने देखिए, मान किसका बताना है, किसका है मेरे पास, तो मैं 1 पे क्यों जाऊं, सीधा ही डबल कर दूं, मुझे तो 4 की वैल्यू चाहिए, तो 1 का निकाल के 4 गुना करने पर भी वैल्यू आएगी और डबल करने पर भी वैल्यू आएगी, तो इसको भी डबल कर दो। 96 का डबल कितना होगा, 192। आंसर क्या आ जाएगा, 19200 हमारा आंसर आ जाएगा। 1 की वैल्यू निकाल के 4 से गुणा करने पर भी आंसर आता है, और 2 से सीधा डबल करने पर भी 4 बनता है, तो सामने वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन, ए और बी की आय का अनुपात 7 अनुपात 9 है, उनके व्यय का अनुपात 13 अनुपात 15 है। यदि वे 9000 और 15000 की बचत करते हैं तो ए की इनकम ज्ञात करो।
बताइए क्या आंसर आया। ए और बी की इनकम का रेशियो क्या दे रखा है, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है। खर्चा कितना था, बचत कितनी थी करते हैं, 9,000 और 15,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 7 गुना, 13 का 9 गुना, अंतर कितना आया, 12 का अंतर आ गया। अब ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 गुना 13, 195 और 3 जीरो लगा दो, 15 का 9 गुना 135 और 3 जीरो लगा दो, 1,95,000 में से 1,35 गया तो 60,000। ये ऊपर वाले के अंतर नीचे वाले के अंतर के बराबर, तो 12 को 60,000 समझो। अगर 12 को 60,000 तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, एक का मान क्या हो गया, 5,000। किसकी इनकम पूछी, हमारे अकॉर्डिंग कितनी, मेरे एक का मतलब क्या होता है 5,000, तो 7 का मतलब क्या होगा 35,000। आपका आंसर आ जाएगा 35,000। आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट करिए। ए बी और सी की आय का अनुपात ये है, उनके खर्चे का अनुपात ये है। यदि ए का व्यय 2,000 तथा वह 3,500 कमाता है तो बी व सी की बचत ज्ञात करो। सवाल थोड़ा टेढ़ा है इस बार, लेकिन ज्यादा टेढ़ा नहीं है।
देखिए सबसे पहले एबीसी की आपको इनकम गिवन है, इनकम दे रखी है। अगर ए 5 कमाता है, बी 3 कमाता है, तो सी क्या कमाएगा। लेकिन आगे के पड़ाव में सवाल खुद ही कह रहा है कि ये 3500 कमाता है, ए कितना कमाता है, तो 3500 मानेंगे ना, और 3500 मानेंगे तो 700 गुना हो गया। अगर इस अनुपात का मान 700 गुना तो बाकी दोनों भी 700 गुने, तभी अनुपात बने होंगे। तो ये 700 गुना, तो ये भी 700 गुना, इसका मतलब ये कितने कमाता है, और ये भी 700 गुना, तो ये कितने कमाता है। ये इनकी इनकम पता लग गई। अब आते हैं सर खर्चे पर। एबीसी का खर्चा वो तो इनकम थी। अब खर्चे पर, व्यय पर आ जाते हैं। व्यय का अनुपात क्या है, सवाल में कह रहा है ये 4 नहीं है, 2000 मानना इसको। ये 4 नहीं है, इसको क्या मानना, 2000 मानेंगे। 500 गुना मानना। कितने गुना हो गया, अगर ये 500 गुना तो इनके खर्चे भी 500 गुने, तो इसका खर्चा तो कितना, और इसका भी 500 गुना, तो इसका खर्चा कितना, 2500 रुपए। तो अब आपसे पूछा है कि बी और सी की सेविंग बताओ, तो बताओ बी कमाता क्या है, निकाल के लाओ, और उसमें से खर्चा क्या कर देता है। तो बी ने बचा लिए कितने, ये लो, ये तो बी की सेविंग। उसके बाद कहा सी की सेविंग बताओ, सी की भी बचत बतानी है। तो सी कमाता क्या है, और इसमें से खर्च क्या करता है, तो सी ने क्या बचा लिया, तो 1100 और 300 हमारा उत्तर आ जाए। सीधा सीधा सवाल पड़ा था, इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन आप तो जब तक आपको सवाल बताया नहीं जाए तब तक आप उसमें हाथ ही नहीं डालते, पता नहीं क्यों। आप ट्राई करने की कोशिश किया करो कि कैसे कैसे हम इस सवाल से डील कर सकते हैं। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे काम बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 120 ग्राम नया टाइप है, एक सवाल मैं समझाऊंगा। 120 ग्राम के मिश्रण में चीनी और पानी का अनुपात 3 और 5 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:13 हो जाए। फिर सुन लेना, एक मिश्रण है 120 ग्राम का, और उसमें चीनी और पानी का अनुपात 3 अनुपात क्या है, 5। बचपन में चीनी किस किस ने खाई है, खूब खाई होगी, हैं, खुले में या चोरी छिपे, हैं। तो 120 ग्राम का मिश्रण है, और उसमें चीनी और पानी 3 और 5 के अनुपात में है। देखो एक तरीका तो ये कहता है सवाल में, एक तरीका तो ये है कि जैसे मान लो चीनी को शुगर बोलेंगे और पानी को क्या बोलेंगे, वाटर, और इसका रेशियो क्या दे रखा है। तो यहां से मैं ये समझूंगा कि अगर 3 ग्राम चीनी है तो पानी कितना है, 5 ग्राम। दोनों मिला के कितने हुए, सवाल कह रहा है 8 मत लेना वरना गलत हो जाएगा। कितना लेना है, 120 ग्राम लेना है टोटल मिश्रण। अगर 120 ग्राम लेना है मतलब 15-15 गुने हो गए। कितने गुने हो गए, 15-15 गुने। तो चीनी भी 15 गुने, इसका मतलब ये 3 ग्राम नहीं है, कितने ग्राम है, और ये भी 3 ग्राम 5 ग्राम नहीं है, कितने ग्राम है, 15 गुना 75 ग्राम। ये 120 ग्राम में पता लग गया। कई स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं कि 120 ग्राम में चीनी का हिस्सा क्या है, तो पहला अनुपात 3/5 और 3 8, और 120 ग्राम में पानी का हिस्सा कितना है, 5 और बटे में कितना, 8। जब आप इसको भी सोल्व कर रहे होंगे तो 15×3 = 45, और इसको भी सोल्व करेंगे तो 15×5 = 75। बात तो वही आ रही है। लेकिन जब हमने पढ़ ऐसा लिया कि अनुपातों में चीजों को कैसे इस तरीके से सोल्व करेंगे, तो हम इसी प्रकार से याद रखेंगे कि यदि चीनी 3 है तो पानी कितना है, अरे बोलिए, चीनी 3 है तो पानी
दोनों कितने 8, सवाल में 120 कितने गुना 15 गुना, 3 का 15 गुना 45, 5 का 15 गुना 75। आपसे आगे बात की गई कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। बताओ क्या मिला रहे हैं, पानी। इससे यह अनुपात 5 और क्या हो जाए, मुझे नहीं पता कितना मिलाया जाए। चीनी तो 45 ही रखनी पड़ेगी, लेकिन पानी 75 में कितना जोड़ना पड़ेगा, एक्स जोड़ दे। चीनी तो 45 ही रखनी पड़ेगी, लेकिन पानी 75 था, 75 ग्राम में कितना और जोड़ दूं, एक्स। सर बटे में क्यों लिया, क्योंकि अब कह रहा है कि अब अनुपात क्या हो जाना चाहिए, इसलिए अनुपात में ले लिया, 5/13 हो जाना चाहिए। क्या करने से, पानी मिलाने से। यहां से जो एक्स का मान आएगा वो उत्तर होगा। ऊपर का ऊपर कट सकता है, नीचे का नीचे, लेकिन गुणा में तो नीचे वाला प्लस है तो नहीं कट सकता। 5 से एक बार और 5 से कितनी बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 नाम है कितना 170। इसको गुणा करेंगे तो x प्लस कितना आएगा 75, 1 से गुणा होके। अब बताओ 75 इधर प्लस का है, उधर जाके 117 में से 75 गया तो कितना आ गया, कितना पानी आपने और मिला दिया, बताओ 42 ग्राम पानी आपने और मिला दिया। एक तरीका तो हुआ सवाल का ये। फिर से सुनना, चीनी है कितनी 3 ग्राम, पानी कितना, दोनों कितने, अरे बोलो चीनी कितनी, पानी दोनों, सवाल में कितने गुना 15 गुना, 3 का 15 गुना 5 का 15। अब कह रहा है पानी और मिला रहा है, तो मुझे नहीं पता तो मैंने कितना मान लिया, अनुपात लेना है क्योंकि बाद में 5 और 13 करना है, इसलिए ये अनुपात क्रॉस मल्टीप्लाई और एक्स का माना गया। एक तरीका तो इस सवाल का ये है। दूसरा मेथड क्या है इस सवाल को करने का, ये अब ये गौर से देखो, मेथड 2 कि शुगर और वाटर की बात कर रहे हैं, और शुरुआत में शुगर और वाटर 3 और क्या है बताओ, और बाद में 5 और कितनी है, और मिश्रण शुरुआत में कितने ग्राम का है 120 ग्राम का। ये रेशियो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने पानी मिलाया। ये रेशियो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। चीनी तो नहीं मिलाई ना, तो फिर चीनी का रेशियो क्यों चेंज हो गया। आप कहोगे सर बात तो सही है, जब पानी मिलाया तो पानी का रेशियो चेंज होना चाहिए। चीनी पहले भी उतने, अब तो आप ये कहने लग गए कि पहले चीनी 3 हुआ करती थी अब 5 हो गई, तो 5 कैसे हो गई, आपने चेंज ही नहीं की उसको, तो पानी बदला है तो पानी का बदलाव हम मान सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा बात सही है तो उसको सेम करो। सेम करें इसका मतलब 5 के पहाड़े से ऊपर गुणा करो और 3 से नीचे, तो दोनों ही 15-15 हो जाएंगे। बोलो क्लियर। सेम करने के लिए मैंने तुरंत कहा कि इस वाले मान को 5 से गुणा करो और इस वाले मान को 3 से, ताकि 5 थी 15 और 5 थी 15। शुगर पहले भी 15 थी और अब भी, लेकिन ये जो 3 और 5 से गुणा किया है आपने, केवल शुगर ही गुणा होगी या पूरा अनुपात, अब तो पानी भी गुणा होगा। जोड़ बाकी गुणा भाग मैथमेटिकल ऑपरेशन अनुपातों में सबके साथ लगते हैं, तो इसका मतलब अब इसे भूलना पड़ेगा और नई यादों में जाएंगे हम और नए डेटा लिखेंगे। बताओ 5 थी ये और 5 गुणा 5, 3 पंजे और 13 थी। अब सर डेटा समझ में आ गया कि शुगर पहले भी कितनी थी अब भी कितनी है, पानी पहले कितना था अब कितना हो गया, अंतर कितना, इतने ग्राम पानी मिला दिया हमने। कितने ग्राम मिला दिया सर, यहां तो 42 आ रहा था। अभी तक हमने 120 ग्राम को काम में लिया, क्या क्या था 120 ग्राम, स्टार्टिंग वैल्यू थी सॉल्यूशन की मिश्रण शुरू में, और आपने क्या माना मिश्रण शुरू में, चीनी कितनी पानी कितना, दोनों कितने 40 को सवाल में क्या मानना है 120 तो करो इसको मिश्रण को टोटल। 120 का मतलब कितने गुना करें सर, तो मिलावट भी कितने गुना 14 का 3 गुना। ये लो सर ये रहा उत्तर। फिर से समझ लेना एक बार सवाल को, पहले चीनी का डेटा या जो भी मिलावट नहीं कर रहा है उस अनुपात का डेटा बराबर करना है। डेटा बराबर करने के बाद में हमने तुरंत देखा, देखो यहाँ ये भी 15 ये भी 15, ये 25 हो गया और ये 39 हो गया। तुरंत हम समझ गए कि पानी पहले 25 था अब 39 हो गया। कितना मिला दिया 14 मिला दिया। लेकिन 120 ग्राम शुरुआती मिश्रण बना के आओ, तो आप तो शुरुआत में 15 और 25 40 कह रहे हो। 40 नहीं लेना, 3 गुना लेके आओ। 3 गुना लेके आओ तो मिलावट भी कितनी गुनी 3 गुनी, 14 का 3 गुना। ये हमारा आंसर होगा।
अगर आप सबसे पहले 2004 के अंदर, 2004 से पहले कर्मचारियों को क्या दी जाती थी? ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। और 2004 के बाद के कर्मचारियों को किस में रखा गया? एनपीएस में रखा गया 2004 के बाद में। आप देखिए कितना अल्लाह हुआ है सरकार को, कितना जल्दी डिसीजन लेना पड़ा है। इसका मतलब एनपीएस बहुत घातक है। कैसे? आप समझो, कोई भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस ओपीएस में तभी शामिल होगा जब कम से कम कितने साल नौकरी करे? 20 साल नौकरी करे। सही है बात? आप देखिए इसकी महत्वता को समझिए। आप हमेशा इसी चीज में रह जाते हैं। आप वैल्यू समझिए बात की। कोई कर्मचारी 2004 से पहले का है, इसका मतलब वो पहले से ही किसमें है? ओल्ड पेंशन स्कीम में है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है उसकी भी हम बात कर लेंगे कि कितना पैसा किसी को मिलेगा, एग्जाम्पल लेके कर लेंगे। लेकिन अब 2004 में कोई कर्मचारी लगा होगा, उसको एनपीएस या ओपीएस लेने के लिए कम से कम कितने साल नौकरी करनी पड़ेगी? 20 साल नौकरी करनी पड़ेगी। अब इसके 20 साल होंगे कब? और 2024 में हाई अल्लाह हो गया। रियलिटी है ये जो मैंने बात बताई ना, ये हो गई कि किसी कर्मचारी को 30,000 मिलने चाहिए थे, 3,000 मिल रहे हैं। बर्बाद हो गया कर्मचारी। उसकी तो लाइफ स्टाइल ही बंद हो जाएगी, एकदम गुजारा नहीं चलेगा उसका। 3,000 रुपए में क्या कर सकता है कर्मचारी? घर खर्चा तो नहीं चला पाएगा। तो सरकार को देख लो कितना जल्दी डिसीजन बदलना पड़ा खुद का। हालांकि कांग्रेस सरकार लेके आई थी ये, 2004 से 14 में कांग्रेस सरकार थी, वो एनपीएस का सिस्टम लेके आई थी। लेकिन उस समय ध्यान दिया नहीं। उस समय सोचा कि हाँ भाव बढ़ जाएंगे आपके, मतलब सरकार ने क्या कहा सबसे पहले कि जो भी कर्मचारी रिटायर होता जाता है उसको सरकार उसको एक वेतन देती है। और रिटायर होने की उम्र जो सरकारी नौकरियों में है ये कितने साल है? कल को आप नौकरी लगोगे, आज आप मान लो 25 साल के हो, 22 के हो, 30 के हो, 35 के हो, जितने भी साल की आपकी उम्र है, 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हो। सरकार विचार कर रही है कि इसको 60 की जगह कितने साल किया जाए? 55 किया जाए, ताकि 5 साल का भार तो कम हो। क्यों? क्योंकि आखिर के 5 साल वो गर्दन ही लाते ही निकालता है आदमी, तो उसको 5 साल पहले ही रवानगी दे दी जाए और उसकी जगह युवा को ले लिया जाए, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये बात तो सही है, लेकिन वो गर्दन कहाँ ही लाएगा फिर 5 साल? 55 से 60 तक वहां तो अच्छा वेतन। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अपने सरकारी नौकरी में वेतन हमेशा बढ़ता रहता है, और बढ़ता रहता है तो अपनी लाइफ के अंतिम चरणों में अच्छा वेतन मिलता है आदमी को। एज ए एग्जाम्पल मैं मेरे फादर का एग्जाम्पल ले लेता हूं। वो दिल्ली पुलिस में है और उनका बेसिक सैलरी है ना, ये 51,000 है बेसिक। ये बेसिक है उनका। बेसिक के ऊपर उनको डीए मिलता है। डीए वर्तमान में सरकार ने 55% कर लिया। कैलकुलेटर निकालना से आराम। डीए कितने परसेंट कर दिया? 55। इसे महंगाई बोलते हैं कि जब ये बेसिक फिक्स किया गया उसके अकॉर्डिंग आदमी को महंगाई का कितना मिलेगा, तो आधे से थोड़ा सा ज्यादा, 5% ज्यादा। 55% कितना हुआ इसका? 28,050 रुपए ये उनको महंगाई के मिलते हैं। प्लस में उनको रहने का एचआरए मिलता है। दिल्ली में अगर उनकी नौकरी है तो उनको 30%, क्योंकि जो महानगर है उनमें 30% है। बीकानेर जैसी अगर जिले वाले एरिया हैं उनमें 20% एचआरए मिलता है। किसका 20%? मेन तो इस बेसिक का खेल है, इस बेसिक का 20%। 30% वहां जिले वाले जो एरिया होंगे वहां 20%, और ग्रामीण एरियो में 10% एचआरए मिलता है, क्योंकि आदमी वहां रहता है। आदमी को क्या होता है भाई, नौकरी जैसे मान लो मैं कहीं और का हूं और मैं दूसरी जगह नौकरी कर रहा हूं, तो मुझे रहने के लिए मकान चाहिएगा या नहीं चाहिएगा? तो उसके लिए सरकार पैसा देती है। उसके लिए सरकार पैसा देती है। तो 30% इसका 5100 का 3 गुना कितना? 15,300। प्लस में उनको राशन मनी मिलती है 5,000 रुपए हर महीने, खाना खाने के 5,000 रुपए ये, और प्लस में उनको 3,000 रुपए शायद हार्ड अलाउंस मिलता है। इन सबको जोड़ते हैं तो उनका वेतन कितना बन जाता है बताओ? एक लाख ये सैलरी बनती है किसी आदमी की। मान लो ये कोई भी आदमी है और वर्तमान में बनती है उनकी इतनी सैलरी। अगर 1 लाख इतनी सैलरी किसी आदमी की बन रही है, तो सरकार का पहले ओपीएस में ये सिस्टम था, ओल्ड पेंशन स्कीम में, कि जिस दिन आप, अब ये उनकी 5 साल की नौकरी बच रही है, 5 साल और 2 महीने की, 5 साल और 3 महीने की नौकरी बच रही है, तो अभी तो उनका वेतन बढ़ता जाएगा।
8वां वेतन आयोग आते ही तो उनकी 1.5 लाख प्लस चली जाएगी सैलरी इजीली, आराम से 8वां वेतन आयोग आते ही। तो सरकार विचार कर रही है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आखिरी 5 साल में आदमी का आउटपुट उतना नहीं आता, लेकिन उसका वेतन हमेशा ज्यादा जाएगा, और वेतन सरकार बढ़ाने के बाद कम कर नहीं सकती किसी भी आदमी का। तो इसलिए गवर्नमेंट विचार कर रही है कि 55 साल की उम्र में आदमी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए, और कई विभागों में दिया भी जाता है। हमारे डिपार्टमेंट में भी कई बार ऐसा लेटर लिखा हुआ आता है कि 55 साल से उम्र वाले लोगों का नाम लिखो और उनकी शारीरिक परिस्थिति लिखो। समझ गए? देखिए, तो कुल मिला के हम ये बात कर रहे हैं कि ओपीएस का मतलब क्या था। सरकार जब भी आदमी रिटायर होगा, जैसे मान लो ये जिस दिन रिटायर होंगे, तो ये जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन इनका बेसिक मान लो 80,000 हो। कोई भी आदमी रिटायर होगा उस दिन उनका बेसिक कितना होगा? 80,000। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ओपीएस में अगर आप आते हो तो आपको इस बेसिक का 50% प्लस डीए मिलेगा। बेसिक का 50% प्लस डीए कौन सा था? महंगाई भत्ता, जो आज कितने परसेंट है? 55%। तो अगर आज की डेट में कोई आदमी जिसका बेसिक 80,000 है और वो रिटायर होता है वो आदमी, तो इसका मतलब बेसिक का 50% कितना हुआ? और डीए भी 40,000 का 53% मिले, 55% मिलेगा। निकालो 40,000 का 55, 21-22,000 आएगा, रहने दो, लगभग 21,000 मान लो। तो इसका मतलब अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो हर महीने उसके कितनी सैलरी बनती है रिटायरमेंट के बाद में। ये ओपीएस की बल्ले बल्ले थी, ओल्ड पेंशन स्कीम में। लेकिन यदि इनकी जगह कोई कर्मचारी एनपीएस में होता है, अगर एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम इसमें रहता है, तो मुझे यह लगता है कि वो चाहे कितना ही कंट्रीब्यूशन कर ले, लास्ट उसकी सैलरी कितनी बन सकती है। कितना डिफरेंस आ गया लाइफ में, आया या नहीं आया? बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो इसलिए थोड़ा सा आदमी के लिए अब इन्होंने क्या किया, फंस गई सरकार। और वास्तव में सरकार का तर्क भी अपनी जगह सही है। इतने लोगों को, अगर बूढ़े आदमी को घर बैठे 61,000 रुपए दे रही है सरकार, तो सरकार का खजाना विकास में भी करना है गवर्नमेंट को, कई और भी काम करने हैं। गवर्नमेंट अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन कोई बेस्ट वे नहीं है, उसको उस हाल पे भी तो नहीं छोड़ सकते। उसने अपनी 60 साल की जिंदगी उस डिपार्टमेंट को दे दी, अपनी जवानी उस डिपार्टमेंट को दे दी, अपना समय उस डिपार्टमेंट को दे दिया, तो उस डिपार्टमेंट का फर्ज बनता है कि वो उसकी सिक्योरिटी ले। और ये तो हाई कोर्ट भी कहता है कि 5 साल से ज्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई सरकारी नौकरी याद करता है तो उसके सारी सिक्योरिटी सरकार को देनी पड़ेगी। इसीलिए अग्निवीर योजना कितने साल की गई? क्यों? क्योंकि 5 साल होते ही वो आदमी कहां चला जाता? कोर्ट में चला जाता। बहुत तेज है सरकार, ऐसे कमजोर नहीं है। तो अग्निवीर योजना 4 साल की गई, 5 साल होते ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर किसी आदमी ने 5 साल नौकरी कर ली, सरकारी नौकरी अगर, तो फिर सरकार को उसकी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी पूरी जिंदगी भर। तो इस प्रकार के कई रूल्स हैं कथित तौर पे। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार अब नया नियम लेके आई कि आप छोड़ो एनपीएस, अब आप ये भी ले सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड यानी कॉमन मिला के। और फिर इन्होंने एक नया सिस्टम निकाला, लेकिन ये भी इतना बेहतरीन नहीं है, ओल्ड पेंशन जैसा नहीं है। इसमें शायद वो मैं श्योर नहीं हूं, अभी मैंने पढ़ा तो था, काफी दिन हो गए, साल भर पहले ये स्कीम लेके आए थे, और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका मतलब कब से? कल से लागू होगी। आप यूपीएस में जा सकते हैं, लेकिन ये यूपीएस इतनी बेहतरीन नहीं है। ये यूपीएस ये कहती है कि आपको ओनली अंतिम बेसिक का कितना % मिलेगा। डीए खा गए, डीए नहीं मिलेगा। डीए ही तो बढ़ा करता था, महंगाई भत्ता ही तो बढ़ा करता था। ये महंगाई भत्ता 55 कैसे पहुंचा? क्योंकि 7वां वेतन आयोग आया था, कब? 2016 में। और सरकार ने यह कहा था कि हम साल में 2 बार महंगाई के कारण कभी 2% वेतन बढ़ाएंगे, कभी 3, कभी 4, चुनाव आते हैं तो और भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे करते करते सरकार ने पिछले 10 साल में कितने % बढ़ा दिया? 55%। जैसे ही 8वां वेतन आएगा, बेसिक प्लस 0% डीए से चालू हो जाएगा मामला। बेसिक फिर 2% दे दिया सरकार ने, फिर ऐसे। इसलिए सरकारी कर्मचारी की साल में कितनी बार सैलरी बढ़ती है? 3 बार। एक बार तो गवर्नमेंट बेसिक बढ़ाती है। जैसे आप चतुर्थ श्रेणी में लग गए, 4th ग्रेड में लग गए, तो लास्ट श्रेणी का बेसिक कितना है? 18,000।
तो साल में 2 बार तो सरकार क्या बढ़ाएगी, आपका डीए। डीए यानी महंगाई 2% बढ़ा दे, 1 बढ़ा दे, 4 बढ़ा दे, ऐसे सरकार बढ़ा सकती है, समझ गए। बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, ये भी ध्यान रखना। एरियर और देगी। हाल ही में 2% बढ़ाने की घोषणा मार्च में की, लेकिन सरकार जनवरी से एरियर देगी। अगर किसी आदमी की, अगर मैं मेरे पिताजी की बात करूं तो इनकी वर्तमान में बेसिक कितनी है, 1% में उनकी सैलरी कितनी बढ़ गई, तो 2% में कितनी बढ़ गई, 1020 रुपए बढ़ के आएगी अगले महीने से, लेकिन जनवरी के भी आएंगे, फरवरी के भी आएंगे, मार्च के भी आएंगे। पूरा एरियर मिलता है किसी आदमी के। बेसिक पर इतना डिपेंड करता है कि देख लो किसी आदमी की अगर 51,000 बेसिक है तो उसके कितने पैसे बढ़े। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो आपके पैसे कितने बढ़ेंगे, 18,000। कहां लिखा था मैंने, अगली स्लाइड पे लिखा था क्या, 18,000। इसका 10% कितना, तो 20% कितना, 2%। अच्छा 10%, अच्छा 10%, 1% 180 था, 1% कितना 180, तो 2% कितना 360 ही बढ़ेगी। अनुपात में देती है सरकार हमेशा, जो जैसी लाइफ स्टाइल जिए वैसी। तो एक बार बेसिक बढ़ता है और 2 बार महंगाई के कारण। आप ऐसे ही यहां बैठे नहीं हो, ये पिछली कुछ पुश्तें हैं जिन्होंने ये चीजें देखी हैं कि वास्तव में बेनिफिट कहां है, इसलिए आप यहां बैठे हो। आपको मजा नहीं आ रहा, वरना आप भी बिजनेस कर रहे होते। लेकिन क्या बिजनेस करे, बिजनेस में श्योरिटी है कि साल में एक बार वेतन बढ़ेगा और वेतन डाउन नहीं हो सकता। इसलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जिंदगी भर की है। अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट मेडिकल फैसिलिटी भी चाहते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। आजकल तो प्राइवेट प्लेयर भी वैसे आ गए हैं, आप टाटा वगैरह की इनकी इंश्योरेंस स्कीम लेते हैं तो वो भी आपको करवाते हैं, पहले नहीं था ऐसा। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे बढ़ रही है चीजें, क्योंकि ये वेतन धीरे धीरे बढ़ता है। कल को 8वां वेतन आ जाए, आयोग लग जाएगा। किसी आदमी की 1,07,000 सैलरी है, उस आदमी की सैलरी 1,60,000 हो जाएगी। क्या किसान का पैसा भी बढ़ जाएगा क्या तुरंत ही? नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये डिफरेंस क्रिएट करता है समाज के अंदर। इसीलिए आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं लोग, ये कारण है। तो जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अंतिम समय में जो रिटायर हुए उसका 50% आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी इसको और मैं स्टडी करके और बढ़िया से आपको कभी यूपीएस का मामला समझाऊंगा। अभी कर्मचारियों की और मांग है कि हमें नहीं चाहिए यूपीएस, हमें तो ओनली क्या चाहिए, ओपीएस चाहिए। क्योंकि ओपीएस में यह भी सिस्टम था कि अगर मान लो किसी आदमी को, जैसे मान लो कोई भी आदमी, किसी की भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ए, और इसकी डेथ हो गई, तो इसकी डेथ हो गई, इसका मतलब ओपीएस में कोई भी आदमी जिसकी डेथ हो गई तो इसकी पेंशन किसको मिलेगी, वाइफ को मिलेगी, और वाइफ को नौकरी भी मिलेगी। नौकरी भी मिलेगी और दोनों मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नौकरी मिल गई पेंशन बंद हो गई ना, नौकरी भी मिलेगी और पेंशन भी मिलेगी। ऐसा है सिस्टम। तो पहले बहुत बेनिफिट थे कल्याणकारी तरीके से, लेकिन वर्तमान में गवर्नमेंट व्यापारी हो गई है, कल्याणकारी छोड़ के व्यापारी। जरूरी भी है, जनसंख्या बढ़ने का कारण है, हर चीज का कारण है ना, जनसंख्या वृद्धि है। हम कई कमियां निकालते तो हैं सरकार में, लेकिन वाकई में कुछ तो कमियां हैं, और कुछ चीजें जनसंख्या वृद्धि के कारण गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले पाती। चुनाव भी जीतना रहता है तो चुनाव में भी फंडिंग करनी रहती है, हर चीज को मैनेज करना रहता है, चुनाव से पहले योजनाएं भी निकालनी पड़ती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट हर चीज को तुरंत नहीं कह सकती कि हाँ तुम्हें ये चीज मिल जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब सबसे बड़ी बात कि सर जब देश में नोटों की बात आ रही है, नोट, कोई भी नोट, तो सरकार ऐसा करे ना 2-2 हजार के नोट छाप ले और हर गरीब को बांट दे तो अमीर हो जाएगा। 2-2 हजार के नोट छाप दे सरकार, और सरकार जो 80 करोड़ लोग हैं जो बीपीएल में आते हैं, अर्थात जिनको राशन भी सरकार दे रही है, इन 80 करोड़ लोगों को नोट छाप छाप के आरबीआई के बाहर लाइन लगा दे कि चलो नोट लो, तुम तो अमीर हो, आज से तुम अमीर हो। क्यों नहीं करती सरकार ऐसा? हैं? क्या रीजन है ऐसा कि सरकार नोट छाप के अमीर नहीं कर सकती अपने देश के लोगों को? अपन सोचते हैं कि डॉलर है वो 85 रुपए पहुंच गया, $1 के मुकाबले रुपया कितना है 85 रुपए, 86-87 तक आज जाके आ गया। तो नोट छाप लेंगे ना, और छाप लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारी मशीन, क्यों नहीं छापते? क्यों? सोना क्यों रखना पड़ेगा नोट छापने से पहले? भाई आरबीआई किसका? हमारा। नोट छापने की मशीनें किसकी? हमारी। रेगुलेशन निकालेंगे, तुरंत छापेंगे, धड़ाधड़ नोट छापेंगे और आपको अमीर कर देंगे, सबको, पूरे देशवासियों को अमीर कर देंगे। क्यों नहीं करती सरकार ऐसा नोट छाप कर?
नोट बाजार में ज्यादा आ जाते हैं ना, इस चीज को बाजार की क्या बोलते हैं? तरलता बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं। और अक्सर मार्केट में जब पैसा ज्यादा चला जाता है ना, तो सरकार को खींचना और पड़ता है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा चला गया तो गवर्नमेंट को उस पैसे को खींचना पड़ता है। आरबीआई और गवर्नमेंट, आरबीआई की तो मॉनेटरी पॉलिसी है और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है। बहुत बार इकोनॉमिक्स का ये सवाल आता है एग्जाम में कि महंगाई का नियंत्रण गवर्नमेंट कैसे करती है? राजकोषीय नीति के तहत, फिस्कल पॉलिसी। और आरबीआई कैसे करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। ये दो पॉलिसी हैं, इनके तहत अगर आप नोट छाप दोगे तो बाजार में तरलता बढ़ जाएगी, नोट बढ़ जाएगा। और नोट बढ़ जाएगा इसका मतलब महंगाई भी चरम सीमा पर महंगाई होगी अगर नोट होंगे तो। कैसे? जैसे मान लो गर्मी पड़ी, भयंकर भयंकर गर्मी पड़ी और बाहर कोई आदमी आइसक्रीम वाला खड़ा है, आइसक्रीम बेच रहा है, आपके सबके जेब में नोट है, सबके जेब में नोट। क्यों? अमीर हो सारे, अमीर हो सारे, सबके जेब में नोट है। तो एक आदमी जाएगा और तुरंत बाहर, उसको पता है टन 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 आवाज आ रही है, तो भागा भागा जाएगा सीधा और सीधा कहेगा भाई साहब आइसक्रीम देना। इतने में दूसरा जाएगा कि आइसक्रीम देना, तीसरा जाएगा, भीड़ पड़ गई, अगले के पास आइसक्रीम है 20 और मांगने वाले हैं 50, क्योंकि सबके पास पैसे, पैसे सबके पास हैं। तो आइसक्रीम वाला कहेगा 10 रुपए की नहीं है आइसक्रीम, कितने की है? 20 रुपए की। तो अब 10 रुपए की चीज कितने में बिकेगी? महंगाई कम हुई या बढ़ गई? बढ़ गई, चीज का पैसा बढ़ गया। लेकिन यदि सरकार जब जब भी महंगाई बढ़ जाती है तो पैसा खींचती है मार्केट से, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं रहेगा, आप में से किसी के जेब में भी बहुत कम लोगों के पास पैसा रहेगा, तो बाहर बेचारा आइसक्रीम वाला टन 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 करके मर जाएगा, लेकिन पैसे नहीं खरीदने के लिए। तो पैसे नहीं है तो लास्ट में एक आदमी उसकी तरफ देखेगा, आइसक्रीम वाले की तरफ। देखने से आइसक्रीम वाला कहेगा लोगे क्या भाई साहब? कहेगा या नहीं कहेगा? लोगे क्या भाई साहब? बोला कितने की है? इतने में वो दोस्त कहता है अरे कितने की दे रहे हो यार, ये महंगी देगा। बोला नहीं नहीं महंगी नहीं दूंगा भाई साहब, बेचता 10 की हूं लेकिन आज बिक्री नहीं हुई है, घर पे आटा नहीं है, आपको अगर 3 लोगे ना तो आपको 8 रुपए की लगा दूंगा। कितने की लगा दूंगा? 8 रुपए की। तो आइसक्रीम कितने की थी? 10 की। बेची कितने की? महंगाई बढ़ी या कम हुई? कम हुई। इसलिए सरकार अक्सर ये पैसा मार्केट से कंट्रोल करती है, खींचती है। ये पैसा कैसे खींचा जाता है? रेपो रेट को बढ़ाकर। आपने रेपो रेट, रेपो दर नाम सुना होगा ना, और एक रिवर्स रेपो रेट होती है। ये 2 रेट होती है ना, इन रेट को बढ़ाकर। बैंकों को फिक्स लिमिटेड छूट है, बैंकों को फिक्स लिमिटेड छूट है कि आप इतना ही पैसा खुद के पास रख सकते हो, वरना बैंक तो अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। तो बैंक जितना लेन देन, एक एसएलआर बोलते हैं, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, एक अनुपात में ही बैंक पैसा रख सकते हैं खुद के पास। अगर बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो किसके पास जमा करा देंगे? आरबीआई के पास। आरबीआई उसके बदले में उन्हें क्या देगा? ब्याज देगा, थोड़ा देगा, लेकिन जब बैंक जाएंगे आरबीआई के पास तब तो आरबीआई ज्यादा लेगा, वरना आरबीआई कैसे चलेगा? लेकिन आरबीआई ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो मेरे पास जमा करा दो। तो जब जमा है तो आरबीआई उनको पैसा देगा, उस रेट को बढ़ा देता है आरबीआई। तो बैंक क्या सोचेंगे कि यार पैसा पड़ा पड़ा यहां पड़ा है इधर साइड में, भाई एसएलआर के अंदर भी कुछ पैसा तो पड़ा रहता है। तो बैंक क्या बोलेंगे? बैंक सोचेंगे कि यार आरबीआई पैसा अच्छा दे रहा है, इससे अच्छा कस्टमर को देंगे, माता बोटी करेंगे, इतना करेंगे, जाके भाग भाग के आरबीआई को जमा करा के आ जाते हैं। तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट क्या दे रहा है? ज्यादा दे रहा है। ज्यादा दे रहा है तो वो बैंकों से पैसा वापस उधर चला जाता है। एक आरबीआई बॉन्ड जारी करके, कई बार आपने देखा होगा बॉन्ड जारी किए जाते हैं, 10 साल के गोल्ड के बॉन्ड जारी किए जाते हैं, ऐसे 10 लाख के फिक्स रेट पर कि आप बॉन्ड खरीदो, आपको एक कागज दे देंगे, बॉन्ड लिखा हुआ, मोड़ लगा के, और बाकायदा कि आपने 10 लाख रुपए की चीज खरीदी है, 8% की ब्याज से आप 10 साल बाद ले लेंगे। तो आप 10 साल बाद जाएंगे और वो कागज जमा कराएंगे और पैसा बाकायदा ले लेंगे। मतलब जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदा उस दिन आपने खुद का पैसा ले जाके किसको दिया? आरबीआई या बैंक को दे दिया। तो पैसा मार्केट से साफ हो गया और वहां चला गया। तो ये नियम होते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं, इनके तहत चीजें पहुंचाई जाती हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। हाल ही में कोरोना के बाद में महंगाई बहुत बढ़ गई थी, उसके बाद में आरबीआई ने धीरे धीरे ये रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट है, ये बढ़ा दी थी, ताकि लोग कम लोन ले, कम चीजें करें, सारी चीजें खरीदारी कम करें, खरीदारी कम करें तो उससे वस्तुओं की डिमांड क्या हो, और डिमांड कम होगी, इसका मतलब महंगाई भी क्या होगी? कम, कंट्रोल में रहेगी। इस प्रकार से ये चीजें चलाते हैं। तो यूपीएस की बात कर रहे थे, मैं एनपीएस की बात कर रहे थे, उसी मैटर में हमने ये बात की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम कर लिया क्या हमने सवाल? किस मैटर पे बात चली थी हमारी?
चीनी और पानी वाले मैटर पे? चीनी पानी का क्या करना था? ये नोट कर लिया था क्या? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी तर्ज पर करना है। ये करिए। 840 ग्राम के मिश्रण में पानी और चीनी का अनुपात 3:4 है। इसमें से कितनी चीनी निकाल ली जाए कि यह अनुपात 4:3 हो जाए? ये दोनों तरीके से कर सकते हैं हम। या तो 840 ग्राम के अंदर बांट दो इसको, पानी और चीनी को। इस बार पहले वाटर आएगा और फिर शुगर। अनुपात 3 और कितना 4? बताओ 4 और 3 7 को सवाल में क्या बोल रहा है? 12 संते 84। एक का मतलब कितना हो गया? 120। तो 3 का मतलब कितना हुआ? 360। और यहाँ 4 का मतलब कितना हुआ? 480। ये दोनों मान आ गए। अब कह रहा है कितनी चीनी निकाली जाए, तो 360 बटे में 480 प्लस एक्स करूं या माइनस एक्स करूं? निकाल रहे हैं तो माइनस एक्स करेंगे और बाहर 4/3 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एक्स का मान बता दो, 210 ग्राम आएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है मिश्रण मान बराबर करके। अगर मान बराबर करें तो वाटर और शुगर, बताओ पहले कितने थे? 3 और 4 में, बाद में किस में हो गए? 4 और 3 में। क्या निकाली है? चीनी। तो पानी क्या होना चाहिए? बराबर। इसको 4 से गुणा और इसको, लेकिन पूरा अनुपात गुणा होगा, नए अनुपात आ जाएंगे वाटर और शुगर के। 4 तिये 4 चौक 3 चौक 3 तिया। हमें पता लग गया चीनी पहले कितनी थी, देखिए 16, और बाद में कितनी हो गई? कितनी कम हो गई। लेकिन हमने अभी तक इसको काम में नहीं लिया। ये क्या था? शुरुआती मिश्रण। शुरुआती मिश्रण में पानी कितना, चीनी कितनी? हमारे अनुसार कितना? 28 को क्या कह रहा है? कितने गुना कह रहा है? तो 7 भी कितने गुना, कितने ग्राम आ जाएगा? यही उत्तर आएगा दोनों जगह से।
255 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 8:7 है। कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 4:7 हो जाए? देखो, दूध और पानी का अनुपात 255 लीटर का मिश्रण है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 8 कितना है? 7। बाद में ये है पानी और मिलाया हमने, और बाद में ये अनुपात 4:7 हो गया। जब सर पानी मिलाया तो दूध कैसे बदल गया? दूध नहीं बदलना चाहिए, तो दोनों जगह रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो मैं इसी को 2 गुना कर दूंगा ना, ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूं? केवल इसी रेशियो को 2 गुना करने से ये 8 था, ये भी 8 बन गया, काम बन गया। सर 4 और 8 से गुना करने से गलत हो जाएगा? नहीं होगा, आपका भी गलत नहीं होगा। लेकिन सीखा क्या फिर आपने? सीखना यही था कि बराबर करना है, कुछ भी छोटा मान बनाना है, हमें ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है कि 4 यहां करे 8 यहां करे। गलत नहीं है, लेकिन आसान तरीके से आंसर आना चाहिए। 8 7 और यहाँ 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। बताओ, हमने 7 से 14 लीटर पानी कर दिया तो कितना मिला दिया? लेकिन अभी तक 255 को काम में नहीं लिया। क्या था 255? इनिशियल वैल्यू थी। तो बताओ, इनिशियल 8 और 7 कितना? 15 को सवाल में क्या कह रहा है? 15 एकम 15, 10 बच गया, 15 संते 105, 17 गुना। तो मिलावट भी कितने गुनी? 17 गुनी। 17 संते कितना? यही आपका आंसर आ जाए। ग्राम में है तो ग्राम में आता है मिलावट, और लीटर में है तो लीटर में आती। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है? थैंक यू।